हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा बात कहना चाहूँगा। काफ़ी लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि इस वीडियो की टाइमिंग क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो हमारा रेगुलर शाम को 7 बजे के बाद अपलोड होता है। ठीक है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। डेली शाम को 7 बजे के बाद आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। 50 MCQ के साथ लूसेंट ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ, तो जो कि काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को ज़रूर देखिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं आज के इस वीडियो का कट ऑफ आप क्लियर कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। तो चलिए इस धमाकेदार सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये कि भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर की बात करें तो हड़प्पा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। हड़प्पा की खुदाई अगर हम बात करें तो 1921 ईस्वी में की गई थी। किसके द्वारा? दयाराम साहनी जी के द्वारा। और अगर क्वेश्चंस पूछ ले कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, तो ध्यान रखेंगे रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, उसके बाद मोहनजोदाड़ो 1922 में खोजी गई थी, तो ये पॉइंट पे आपको याद रखना है। जबकि अगर बात करें कि मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये आपको याद रखना है कि मोहनजोदाड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे ये स्थित है। ठीक है, और कभी कभी ये पूछा जाता है कि मोहनजोदाड़ो का अर्थ क्या होता है, तो मृतकों का टीला भी आपको याद रखना है। हाँ, तो फ्रेंड्स चैलेंज के लिए रेडी हो जाइए। सबसे पहले बात करते हैं कि आप इस वीडियो में कितना स्कोर कर सकते हैं 50 क्वेश्चंस में। लूसेंट अगर आपने अच्छे तरीके से पढ़ रखा है, अगर आपको पता है कि आप क्वेश्चंस को काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़े हैं, तो आपके लिए चैलेंज है। जनरल कैटेगरीज 44, BC के लिए 42, SC के लिए 38 और ST कैटेगरीज के लिए 40 मार्क्स यहाँ पे रखा गया। देखते हैं कि आप आज के इस वीडियो का कट ऑफ क्लियर कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए। मिलते हैं आगे। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान के उद्देशिका में नहीं है। भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना में नहीं है, तो सही आंसर हो जाता है यहाँ पे लोक कल्याण, बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन ये कह रहा है कि संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का अर्थ क्या है। प्रस्तावना में जो शब्द सेकुलर है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता दी गई है। ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है। तो बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो कि सिंधु सभ्यता के बारे में असत्य है। सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। नीचे कमेंट करके बताइए कि आपने कितना स्कोर किया। तो यहाँ पे देखें, सही आंसर की बात करें तो लोहे से परिचित थे। तो आपको पता है कि सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो लोहे से अपरिचित थे, लोहे की खोज तब तक नहीं की गई थी। तो यहाँ पे हम सही आंसर ऑप्शन डी को टिक करेंगे, जो कि गलत है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ये बनता है कि मांडा किस नदी के किनारे स्थित है। मांडा जो वो किस नदी के किनारे स्थित था। मांडा कह सकते हैं कि ये हड़प्पा कालीन एक स्थल था, पुरातत्व कह सकते हैं, और ये किस नदी के किनारे स्थित है। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, चिनाब नदी के किनारे, जम्मू कश्मीर में पड़ता था। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, हर्यक वंश के किस शासक को कुड़ीक कहा जाता था। हर्यक वंश के किस शासक को कुड़ीक कहा जाता था। तो हर्यक वंश का वो शासक कौन था, तो अजातशत्रु यहाँ पे सही आंसर होगा। बिंबिसार की हत्या करने के पश्चात ये जो कि राजा बना था, कह सकते हैं कि ये बिंबिसार का पुत्र था। ठीक है, अपने पिता की हत्या करने के बाद ये राजा बना था। 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर ये बैठा हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि अजातशत्रु जो है वो किसका अनुयायी था। तो ये जैन धर्म का अनुयायी था। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ कि इन्हें 32 वर्षों तक शासन किया था। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बक्सर का युद्ध 1764। ठीक है, बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। मैंने आपको अक्सर बताया कि डेट आपको याद रखना है। डेट क्या है बताइए। डेट आपको याद रखना है 22 अक्टूबर। ठीक है, 22 अक्टूबर 1764। ठीक है, अच्छा 22 अक्टूबर को एक चीज़ और हुआ था, और वो इंपॉर्टेंट क्यों है, तो आपको पता है कि 22 अक्टूबर 2008। ठीक है, 2008 क्यों इंपॉर्टेंट है, तो चंद्रयान फर्स्ट जो लॉन्चिंग हुआ था इसी डेट को, 22 अक्टूबर 2008 को। ठीक है, चलिए फिलहाल हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला था। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने बात किया था, जो प्लासी का युद्ध था उसमें अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। लेकिन बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो हेक्टर म्यूनरो। ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। ठीक है, चलिए इससे जुड़े कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। बक्सर के युद्ध 1764 में ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर म्यूनरो और मुगल तथा नवाबों की सेनाओं के बीच लड़ा गया था। तो ये पूछा सकता है कि किनके किनके मध्य हुआ था, तो ये तो क्लियर हो गया। साथ ही अगर हम बात करें तो बंगाल के नवाब कौन थे, तो मीर कासिम। अवध के नवाब कौन थे, तो सुजाउद्दौला। और मुगल बादशाह जो था वो शाह आलम द्वितीय था। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन जाती है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि 1853 से 1856 में क्रीमिया युद्ध किनके बीच लड़ा गया था। ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे कुछ पॉइंट्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले क्वेश्चंस का राइट आंसर बताइए। क्रीमिया युद्ध, अक्सर आपको ये क्रीमिया युद्ध देखिए 1854 से 56 देखने को मिलता है, लेकिन इसका एग्जैक्ट जो डेट है वो 1853 से 56 है। चलिए, सही आंसर होता है रूस और तुर्की के मध्य हुआ था, लेकिन इसमें कुछ पॉइंट्स है, आप इसको समझना चाहते हैं तो चलिए हम इसके बारे में बताते हैं। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्रीमिया का युद्ध जुलाई 1853 से मार्च 1856 तक काला सागर के आसपास लड़ा गया था, जिसमें तुर्की के साथ जो देश थे फ्रांस, ब्रिटेन और ऑस्ट्रिया, ठीक है, एक तरफ थे, जबकि दूसरी ओर महत्वाकांक्षी रूस शामिल था। तो कह सकते हैं कि तुर्की और ये रूस के मध्य युद्ध हुआ था। तो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। सेकेंड पॉइंट पढ़ते हैं। क्रीमिया का युद्ध एक मूर्खतापूर्ण और अनिर्णायक युद्ध माना जाता है, क्योंकि क्रीमिया के युद्ध की शुरुआत रूस ने तुर्की के विरुद्ध यरूशलेम स्थित बेथलेहम के चर्च की चाबियों को लेकर के की थी। सोच सकते हैं किसके लिए किया गया था, ठीक है। और अपने अपने स्वार्थ और महत्वाकांक्षा के कारण इंग्लैंड, फ्रांस और सार्डिनिया यानी कि ईस्ट इटली इसमें शामिल हुए थे। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट तो नहीं बनता, लेकिन आपको एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है कि तुर्की और रूस के मध्य हुआ था और इसमें शामिल जो देश थे तुर्की की तरफ से कौन कौन से थे, फ्रांस, ब्रिटेन और ऑस्ट्रिया, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न हमारा ये बनता है कि बांग्लादेश बना था कब, बताइए। बांग्लादेश जो था वो 1971 में बना था। ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि वर्ष 1971 में पश्चिमी पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान अलग हुआ और बांग्लादेश का नया एक राष्ट्र बना था, ठीक है, 1971 में। अगला प्रश्न है कि किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। तो बताइए कि गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने कराई थी। तो उदयन ने कराई थी। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में मोहम्मद गजनी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था। और आपको पता है कि काफ़ी चर्चित आक्रमण था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है भीमदेव प्रथम, ठीक है, भीमदेव प्रथम राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी है। तो मिताक्षरा के लेखक अगर हम बात करें तो सही आंसर क्या होगा, विज्ञानेश्वर। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। देखिए, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छी नॉलेज के साथ आपको पूरी लोसेंट को कंप्लीट कराऊँ, तो आप हमारे साथ रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपकी काफ़ी अच्छी नॉलेज हो जाएगी जीके में, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे अगर बात करें पॉइंट से संबंधित, तो विज्ञानेश्वर प्राचीन भारत का एक विद्वान था जो कि चालुक्यों की राजधानी कल्याणी में विक्रमादित्य चालुक्य के राज्यकाल में रहता था, ठीक है। मिताक्षरा जो कि संस्कृत भाषा में विज्ञानेश्वर द्वारा रचित एक धर्मशास्त्र का प्रसिद्ध ग्रंथ है। तो कि यहाँ पे ये अगर हम लोग यहाँ पे डिटेल में बात करते हैं तो क्या पॉइंट्स बन सकता है, तो इसी में से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस जो कि मिलाकर के पूछा जाता है, इसलिए मैं आपके साथ एक्सप्लेनेशन भी डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न ये बनता है कि ताओवाद दर्शन शास्त्र का एक प्राचीन परंपरा है और धार्मिक विश्वास गहराई से निहित है। बताइए सही आंसर क्या होगा। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाता है कि चीनी रिवाज और दुनिया का नज़ारा इसके तहत आता है कि ताओवाद। इससे जुड़े कुछ पॉइंट्स भी मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर रखा है। देखिए, पॉइंट्स यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि ताओ जो है वो ताओ धर्म चीन का एक मूल दर्शन है और ये 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में शुरू हुआ था। इसका स्रोत दार्शनिक लाओ त्से द्वारा रचित ग्रंथ ताओ ते चिंग और जुआंग जी है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखना बनता है। चलिए, फिलहाल देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि भारत में ब्रिटिश भूराजस्व प्रणाली का निम्नलिखित में से किसने अधिक लाभ प्राप्त किया। तो सबसे अधिक जो लाभ प्राप्त किया वो जमींदार थे। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या बनता है कि किसके द्वारा बंगाल और बिहार का स्थायी बंदोबस्त, या फिर हम इसको कह सकते हैं कि स्तंभधारी बंदोबस्त, जिसको परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं, शुरू की गई थी। तो बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त स्टार्ट की गई थी लॉर्ड कर्नवालिस के द्वारा, ठीक है। कब की गई थी, 1793 में, ये भी याद रखिएगा, 1793 में। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि स्थायी बंदोबस्त जिन क्षेत्रों में लागू किए गए थे उनमें शामिल है। स्थायी बंदोबस्त किन क्षेत्रों में लागू किए गए थे। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाता बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मद्रास के उत्तरी जिले और बनारस। यहाँ पे ऑप्शन डी को टिक करेंगे, जो कि 1, 2, 3, 4, 5। अगला प्रश्न देखिए, अंग्रेजी शासन में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। सोरा और अफीम उत्पादन के लिए जो प्रसिद्ध था वो है बिहार, ठीक है, बिहार करेक्ट होगा।
नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे। तो नील दर्पण के लेखक कौन थे, तो दीनबंधु मित्र, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। ठीक है, दीनबंधु मित्र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके काल में हुई थी। ये क्वेश्चन समझने लायक है। देखिए समझिएगा कि अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना 1872 में हुआ था, लॉर्ड मेयो के समय में, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछ लेता कि नियमित जो जनगणना हुआ था वो कब से स्टार्ट हुआ, जो कि अभी भी होता है 10 साल पे प्रत्येक वर्ष। ठीक है, तो ये जो प्रत्येक वर्ष स्टार्ट किया गया था 1881 में स्टार्ट हुआ था, लॉर्ड रिपन के समय में। तो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए फिलहाल बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे बात क्षेत्रफल की जा रही है, तो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग दुनिया में जो भारत है वो 2.4% है। ठीक है, 2.42 होता है, तो सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अगर जनसंख्या के अकॉर्डिंग पूछता तो जनसंख्या के अकॉर्डिंग लगभग 17.5% है। तो ये आपको थोड़ा सा डाटा याद रखना है, तो यहाँ पे ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली जो मैकमोहन रेखा है निम्नलिखित में से किस प्रदेश की उत्तरी सीमा पर खींची गई है। तो ऐसे भी क्वेश्चंस पूछा था कि मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच है, तो भारत और चीन के बीच। ठीक है, तो भारत और चीन के बीच है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। भारत पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है, तो बांग्लादेश के साथ है। कितना होता है, 40-96 किलोमीटर। ठीक है, 40-96 किलोमीटर सबसे लंबी सीमा साझा करती है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है। भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग जो कि प्राचीनतम है, तो यहाँ पे सही आंसर होता है प्रायद्वीपीय पठार, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए। तो ये क्वेश्चंस मैंने आपको इससे पहले भी एक पूछा था, लेकिन इसमें से एक पॉइंट्स मैंने पूछा था, तो बताइए कि फिलहाल इस क्वेश्चंस का राइट आंसर क्या होगा। देखिए मैं आपको बता दूं कि एक सूची 1 को सूची 2 के साथ अगर हम मिलान करें तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। चलिए देखिए, अगर हम इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखें तो सही आंसर हमारा क्या होगा। देखिए मिलाते हैं, पंजाब हिमालय मैंने पूछा था, पंजाब हिमालय किसके मध्य पड़ता है, तो सिंधु एवं सतलज के मध्य। तो सिंधु एवं सतलज के मध्य यानी फर्स्ट का थर्ड के साथ यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। कुमाऊं हिमालय की बात करें, कुमाऊं हिमालय किसके मध्य पड़ता है, तो यहाँ पे हमारा देखिए कुमाऊं हिमालय जो है वो सतलज और काली के मध्य पड़ता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी का फर्स्ट के साथ होगा। तो बी का फर्स्ट के साथ कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है, तो सही आंसर हम ऑप्शन ए को टिक करेंगे। लेकिन साथ साथ अब याद रखिएगा कि नेपाल हिमालय जो काली तथा तीस्ता के मध्य स्थित है, जबकि असम हिमालय तीस्ता और दिहांग के मध्य स्थित है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, क्योंकि अक्सर इसमें सिंगल करके भी पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन है कि पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है। पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है, तो सही आंसर हो जाता है अरावली में स्थित है। नीचे कमेंट करके बताइए, आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है, मैंने ऑलरेडी आपको कई बार बता चुका हूँ कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। ठीक है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। अगला प्रश्न बताइए कि पालघाट दर्रा निम्नलिखित में से किन दो राज्यों को जोड़ता है। पालघाट दर्रा जो वो किन दो राज्यों के मध्य स्थित है या फिर किन दो राज्यों को जोड़ता है, तो सही आंसर हम यहाँ पे किसे टिक करेंगे, ऑप्शन ए केरल और तमिलनाडु। पूरी डिटेल में बात कर लेते हैं। देखिए क्या है, पालघाट दर्रा यह जो दर्रा है नीलगिरी पर्वत में दक्षिणी भाग में स्थित है। इसकी सामान्यतः ऊंचाई 75 से 300 मीटर है। यह तमिलनाडु के कोयम्बटूर, ध्यान रखिएगा यही इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि तमिलनाडु के कोयम्बटूर नगर को केरल के कोझिकोड नगर के साथ ये जोड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर हमारा हो जाता केरल और तमिलनाडु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर नीली एवं सफ़ेद नील नदी के संगम पर स्थित है। सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, नील नदी के संगम पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का अगर सही आंसर हम देखें तो ऑप्शन सी को टिक करेंगे, खार्तूम। ठीक है, चलिए पूरी डिटेल में हम बात करते हैं। देखिए यहाँ से अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो अब इसको आप ध्यान रखिएगा। देखिए इस पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा कि खार्तूम तीन एक समरूप शहरों में से एक है जो कि नीली और सफ़ेद नील नदी के संगम पर स्थित है। ठीक है, सफ़ेद नील नदी के पार उत्तर पश्चिम में ओमंडरमान, उत्तर खार्तूम, जबकि खार्तूम जो है वो नीली नील नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट समझिएगा कि जो सूडान है, सूडान की राजधानी होती है, जो खार्तूम है वो किसकी राजधानी है, तो सूडान की राजधानी होती है। और ये उत्तर से विक्टोरिया झील से आती
जो कि श्वेत नील यानी कि सफ़ेद नील नदी एवं पश्चिम में इथोपिया से आती हुई ब्लू नील नदी के संगम पर स्थित है। तो पूछा जा सकता है, यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो दोनों को ध्यान रखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि दोनों नदियों के संगम को हम किस नाम से जानते हैं, तो अल मोर्गन कहते हैं। ठीक है, अल मोर्गन कहा जाता है दोनों नदियों के संगम को। तो आई होप कि ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक नहीं किया तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए कि विक्टोरिया झील किन अफ्रीकी देशों के मध्य स्थित है। अगर आप हमारे साथ रेगुलर चारों इससे पहले के जो 3 सेट है अगर आपने देखा होगा तो आपको ये चीज़ क्वेश्चन पता होगा। क्या मैंने बताया था कि विक्टोरिया जो झील है वो किन 3 देशों के मध्य स्थित है, तो तंजानिया, केन्या और युगांडा, यानी ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कि वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है। वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा कि बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है, यानी ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि। शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्यों, तो इसका कारण क्या होता है। इसका कारण है कि पृथ्वी के भीतर का जो तापमान होता है वो वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है, इस वजह से पानी गर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है। देखिए ध्वनि में अगर हम देखें तो क्या है, ध्वा, और अनुदैर्घ्य में क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हैं अनुदैर्घ्य का ध, यानी ध्वनि जो तरंग होती है वो अनुदैर्घ्य तरंग होती है। जबकि प्रकाश की बात करें तो प्रकाश में देख सकते हैं कि प्र है और अनुप्रस्थ में भी प्र है। तो प्रकाश आपका अनुप्रस्थ तरंग होता है, जबकि ध्वनि होता है अनुदैर्घ्य तरंग। तो आई होप कि ये पॉइंट समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की जैव शक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किस रसायनज्ञ ने किया था। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा, जीवन शक्ति सिद्धांत नहीं होता है, लूसेंट में आपका थोड़ा सा मिस्टेक दिया गया, यहाँ पे जैव शक्ति सिद्धांत ही होता है। ठीक है, जैव शक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किस रसायनज्ञ ने किया था, तो सही आंसर होगा बर्जीलियस। बर्जीलियस ने 1815 में ये दिया था जैव शक्ति सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है। प्रकृति में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला जो कार्बनिक यौगिक है वो होता है सेल्यूलोज, ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि डेंड्रोलॉजी का संबंध होता है। डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, तो ध्यान रखेंगे डेंड्रोलॉजी में वृक्षों के अध्ययन के साथ साथ झाड़ियों का अध्ययन, ऑप्शन हम यहाँ पे डी को टिक करेंगे, बी और सी दोनों सही होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का जनक कहा जाता है। ये क्वेश्चन मैं आपको कल बताया था लेकिन थोड़ा सा घुमा करके हम लोगों ने देखा था। तो देखिए वर्गीकी का जनक किसे जाना जाता है, लिनियस को, कार्ल लिनियस, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्टीमा नेचुरे पुस्तक किसकी है। सिस्टीमा जो नेचुरे पुस्तक है ये किसकी पुस्तक है, तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर हमारा हो जाता है कार्ल लिनियस, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो सबसे छोटी इकाई होती है जाति, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। देखिए इसके बारे में हम पढ़ सकते हैं, यहाँ पे साधारणतः सभी वैज्ञानिक सहमत हैं कि जंतुओं का वर्गीकरण निम्नलिखित प्रकार से होना चाहिए, जिसमें छोटे समूह से प्रारंभ करके क्रमशः बड़े समूह दिए गए, यानी छोटे से बड़े के क्रम में ये आपका है। सबसे छोटा जो है वो जाति और सबसे बड़ा संघ या फिर फाइलम। तो इस तरह से देख सकते हैं जाति, वंश, कुल, गण और वर्ग, और लास्ट में हम कह सकते हैं संघ और फाइलम। ठीक है, अगला प्रश्न, आलू किस कुल से संबंधित है। ये क्वेश्चन इतना पूछा गया कि मैं आपको क्या बताऊं। आलू हो, टमाटर हो, बैंगन हो, ये सभी के सभी सोलेनेसी कुल के अंतर्गत आते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है, तो बताइए कि इसका स्रोत क्या है। समवर्ती सूची जो किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है, तो समवर्ती सूची क्या है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से अगर हम बात करें तो देखिए प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या बनता है कि भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया। भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया, तो क्या होगा करेक्ट आंसर, राइट आंसर होगा लोकतांत्रिक गणतंत्र। ठीक है, लोकतांत्रिक गणतंत्र, ऑप्शन डी टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर हम बात करें तो सही आंसर होगा फैजपुर।
सबसे पहले आपको बता दूं कि 1936 का जो अधिवेशन था ये आपका लखनऊ में हुआ था, और इसमें अगर हम बात करें इसकी अध्यक्षता किसने की थी, जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ठीक है, अगर 1937 की बात करें यानी कि फैजपुर जो अधिवेशन था 1937 में हुआ था, और ये सबसे पहली बार आयोजन होने वाला यानी कि गाँव में आयोजन होने वाला पहला ऐसा अधिवेशन था, इसलिए ये काफ़ी चर्चा में भी था। फैजपुर अधिवेशन 1937 में महाराष्ट्र के यहाँ पे कह सकते हैं जगनगांव, ठीक है, जगनगांव जिले में फैजपुर गांव में हुआ था, जगनगांव जिले के फैजपुर गांव में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता भी जवाहरलाल नेहरू ने ही की थी। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन का विचार ग्रहण किया है, किस देश के संविधान से ग्रहण किया? जुडिशियल रिव्यू जो ग्रहण किया गया वो अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है कि संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया 368 के अनुच्छेद में बात की गई है, और ये साउथ अफ्रीका के संविधान से ग्रहण किया गया, और किस भाग में, तो ये आपका भाग 20 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न ये बनता है कि निम्न में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? तो मूल अधिकार की बात अगर हम करें तो भाग किस में है, तो भाग 3 में बात की गई है। भाग 3 के अंतर्गत और किस आर्टिकल में, तो 12 से 35 तक मूल अधिकार के बारे में वर्णन किया गया। मूल अधिकार की अगर बात करें तो वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है, तो कुल 6 है। ठीक है, 6 है, और ये किस देश के संविधान से लिया गया, तो यूएसए के संविधान से ये ग्रहण किया गया, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है। अनुच्छेद 1 में क्या घोषणा की गई है? राज्यों का संघ। ठीक है, एक को टिक करेंगे, राज्यों का संघ। अगला प्रश्न बनता है कि आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया था, किस वर्ष में किया गया था? भाषाई आधार पर गठन होने वाला पहला राज्य था आंध्र प्रदेश, 1953, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोजिला दर्रा जोड़ता है, बताइए कि जोजिला दर्रा जो किनको किनको जोड़ता है? तो करेक्ट आंसर हो जाता है श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न ये बनता है कि कौन सा शहर मिसिसिपी तथा मिसौरी के संगम पर स्थित है? मिसिसिपी तथा मिसौरी के संगम पर स्थित है, और वो शहर कौन सा? तो सेंट लुइस, बी को टिक करेंगे, सेंट लुइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अवसर्व तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? अवसर्व तरंगों को इंग्लिश में इंफ्रासोनिक वेव्स कहते हैं, और इंफ्रासोनिक वेव्स हो या फिर अल्ट्रासोनिक वेव्स हो, इन दोनों वेव्स को हम लोग नहीं सुन सकते, क्योंकि जो इंफ्रासोनिक वेव होता है यानी कि अवसर्व तरंगें जो होती हैं इसकी आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से नीचे, यानी 20 हर्ट्ज से कम। ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। और अल्ट्रासोनिक की बात करें तो अल्ट्रासोनिक 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है, जिसको हम लोग नहीं सुन सकते। हमारा जो मनुष्य का जो कान होता है वो सिर्फ और सिर्फ ऑडिएबल वेव्स को सुन सकता है, यानी कि सर्व तरंगों को ही सुन सकता है, और इसका जो परास होता है इन दोनों के मध्य होता है, यानी कि 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के मध्य होता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बनता है कि जेम्स चैडविक ने निम्न में से किसकी खोज की थी? जेम्स चैडविक ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? न्यूट्रॉन की खोज की थी। ठीक है, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। प्रोटॉन की खोज आपको पता है किसने की थी, तो गोल्डस्टीन या फिर हम कह सकते हैं रदरफोर्ड। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। मेसॉन की अगर हम बात करें तो मेसॉन कण की खोज युकावा ने की थी, जो कि आपको समझना होगा। देखिए युकावा से हम संबंधित कुछ पॉइंट्स यहाँ पे समझ लेते हैं कि युकावा ने बतलाया था कि नाभिक में ऐसे कण अवश्य विद्यमान होने चाहिए जिनकी सन्निहिति इलेक्ट्रॉन के लगभग 200 गुनी हो और विद्युत आवेश ठीक इलेक्ट्रॉन के बराबर ही, यानी कि धन या फिर ऋण जाति का हो। इन कणों को उन्होंने क्या नाम दिया था? मेसॉन नाम दिया था। अगले 5 वर्षों बाद, यानी कि इन्होंने जब ऐसा बात कहा था और उसके अगले 5 वर्षों के अंदर ही प्रयोग द्वारा वैज्ञानिकों ने मेसॉन कण प्राप्त कर लिया, और इस प्रकार युकावा की इस भविष्यवाणी सही होने के उपरांत मेसॉन की खोज के उपलक्ष्य में इनको युकावा को 1949 में भौतिकी का नोबेल प्राइज़ भी मिला था। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, पूछा जा सकता है कि युकावा को उनकी खोज के लिए कब नोबेल प्राइज़ दिया गया था? 1949 में। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ 50 क्वेश्चंस। ठीक है, अब बात करते हैं क्यूज क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए क्यूज क्वेश्चंस में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, नीचे कमेंट करके बताएगा इस क्वेश्चंस का राइट आंसर क्या है। नए राज्यों के गठन तथा सीमा के परिवर्तन करने का अधिकार किसको होता है? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट करके बताइए कि आपने आउट ऑफ 50 से कितना स्कोर किया। तो वीडियो के बारे में रिस्पॉन्स भी कीजिएगा, आपको किस तरह से कैसा लगा। ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।
अनअकैडमी लाया है आपके लिए एक फ्री प्लान जिसमें आपको बिहार के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का सुनहरा मौका मिलेगा। उसी के साथ आपको मिलेगा 300 से ज़्यादा फ्री लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरिंग के साथ 20,000 से ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस, फ्री मॉक टेस्ट और उनके एनालिसिस भी, साथ ही साथ और भी बहुत कुछ। आप सब जानते हैं कि हमारे प्रिपरेशन के लिए मॉक टेस्ट कितने ज़रूरी हैं। अब घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अनअकैडमी पर आप दे सकते हैं मॉक टेस्ट, वो भी बिल्कुल फ्री में। T20 टेस्ट सीरीज में 20 क्वेश्चंस में 20 मिनट्स में 20 क्वेश्चंस जो कि आप रोज़ दे सकते हैं, और उसी के साथ एवरी संडे बीपीएससी प्रीलिम्स मॉक टेस्ट दे सकते हैं। ये सब कुछ बिल्कुल फ्री में। मैं आपको बता दूं कि इस प्लान को एक्टिवेट करने के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड करें अनअकैडमी लर्निंग ऐप और सेलेक्ट करें बीपीएससी गोल और यूज़ करें हमारे रेफरल कोड निरंजन 10 का। सिर्फ यही नहीं, अनअकैडमी पर आप ले सकते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन आपकी कंप्लीट तैयारी के लिए। एक ही सब्सक्रिप्शन में पाएँ अनलिमिटेड बेनिफिट्स, जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं लर्न फ्रॉम बिहार टॉप एजुकेटर्स, साथ ही साथ डेडिकेटेड बैचेस फॉर ऑल एग्जाम्स, बीपीएससी मेंस, प्री और साथ ही साथ बिहार एसआई की, यानी कंप्लीट प्रिपरेशन एक ही जगह पे हो जाएगी। और दोस्तों, आप वीडियोस डाउनलोड भी कर सकते हैं और आगे कभी भी देखने के लिए तो आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो हो गई ना पूरी तैयारी एक जगह। आइए जानते हैं कि प्लस कोर्स के बारे में। अगर आप बीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं बिल्कुल हिंदी मीडियम में फुल गाइडेंस के साथ, तो आपके लिए फाउंडेशन बैच, इसमें आपको प्री प्लस मेंस का कंप्लीट कोर्स कराया ही जाएगा। ये स्टार्ट हो रहा है 19 जनवरी से। और अगर आप फाउंडेशन बैच इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहते हैं तो वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है लास्ट वीक में। तो बिल्कुल भी देर ना करें अपनी तैयारी शुरू करने में। अगर आपने इस बार का प्रीलिम्स दिया है और मेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इनरोल करें लक्ष्य बैच में। इसमें आप सारे जीएस के सब्जेक्ट टॉप एजुकेटर्स के द्वारा कवर कराए जाएंगे, उसी के साथ आंसर राइटिंग भी प्रैक्टिस कराई जाएगी। ये स्टार्ट हो रहा है 18 जनवरी से। तो सारे कोर्स की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप बस प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए, इसमें अपना गोल बीपीएससी चूज़ कीजिए, प्लस कोर्स में जाकर के अपने मन चाहे बैच कोर्स के लिए इनरोल करने के लिए गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक कीजिए। और इतना ही नहीं, सब्सक्रिप्शन पर डिस्काउंट भी पाने के लिए मेरे रेफरल कोड जो कि निरंजन 10 का आप यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो देर किस बात की दोस्तों, आज ही डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप और बीपीएससी क्रैक करने के लिए रेडी हो जाए।